नमस्कार दोस्तों, एक नया उपविषय लेकर आपके साथ फिर जुड़ रहा हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाषा और समाज का संबंध क्या है उस पर बात करेंगे। रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज इन सोसाइटी। क्लास है बीएड सेकेंड ईयर, पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसके ऊपर बहुत कम स्टडी मटेरियल उपलब्ध है अभी तक बीएड के अंदर, तो इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि इससे मुझे अभिप्रेरणा मिल सके। प्रारंभ करते हैं। दो तीन चीजें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। भाषा क्या है, समाज क्या है और दोनों के बीच में संबंध क्या है। पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अर्थ क्या है। सबने पढ़ रखा है, जल्दी जल्दी थोड़ा सामान्य तौर पर मैं बताऊंगा। जैसे अगर इसका इथमोलॉजिकल मीनिंग हम देखें, शाब्दिक अर्थ क्या है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना व कहना होता है। कि अगर इसके ध्वन्यात्मक छोटे से छोटे रूप में जाएं तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो क्या है? कुछ भी बोलना या कहना। मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों व वाक्यों के समूह को भाषा कहते हैं। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ श्वास को अंदर बाहर कर रहा हूं, वो मेरे स्वर तंत्र के विभिन्न अंगों से टकरा रहा है, ध्वनियां पैदा हो रही हैं और आप तक पहुंच रही हैं। भाषा के द्वारा मन की बात व्यक्त की जाती है। आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तभी ऐसा संभव हो सकता है। अकेले में आप बात नहीं कर सकते। अगर अकेले में आप बात करेंगे तो समाज के लोग आपको कहेंगे कि ये तो पागल हो गया है। मतलब मन में कुछ विचार है वो बताने हैं। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि एक व्यवस्था में मिलकर एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा तैयार करते हैं। हर भाषा की अपनी कुछ ध्वनियां होती हैं, जब वो मिल जाती हैं, जब उसका मानक रूप हमारे सामने एक विकसित होता है तो उसको हम संपूर्ण भाषा की अवधारणा या एक परिपाटी कहते हैं। अन्य शब्दों में कहा जाए तो व्यक्त नाद की वह समष्टि जिसकी सहायता से किसी समाज अथवा राष्ट्र के सदस्य अपने मनोगत भावों और विचारों को परस्पर एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। व्यक्त नाद, आपके द्वारा उच्चारित की गई ध्वनि। क्यों करते हैं? आपके भाव और विचारों को एक दूसरे को बताने हैं, तो इसको भाषा कहते हैं। भाषा एक पद्धति है। पद्धति मतलब एक सुसंबंध और सुव्यवस्थित योजना है अथवा संगठन है। ऐसे ही नहीं है, इसकी एक नियमावली है, एक पूरा एक ढांचा है जिसका हमें अनुपालना करनी होती है, जिसमें कर्ता कर्म क्रिया आदि व्यवस्थित रूप से आ सके। और जब इनकी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो वो जो भाषा है वो भ्रष्ट हो जाती है, उसको हम मानक भाषा का नाम नहीं दे सकते। दूसरा ये क्या कह रहा है, भाषा संकेतात्मक है। ध्वनियां इसकी संकेत है। अब मैं जो ध्वनियां उच्चारित कर रहा हूं वो ध्वनियां हमें सिखा दी गई हैं कि इस वाली ध्वनि का मतलब ये है, तो उससे हम कुछ चीजें समझ रहे हैं। भाषा भाषा जो है वो संकेतात्मक है, अर्थात इसमें जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। ये ध्वनियां संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। अलग अलग ध्वनियों का हमें अलग अलग ज्ञान होता है। ऐसी ध्वनि आ रही थी ये हुआ होगा, ऐसी ध्वनि आ रही थी ये हुआ होगा, ये आवाज आ रही थी ये कहा जा रहा है, इस तरह की चीजें जो है वो ये कह रहा है। अगला है भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। वाचिक मतलब वाचन से संबंधित, बोलने से संबंधित, ध्वनि से संबंधित। व्यक्ति अपनी वागिंद्र की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है, वे ही भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, स्वर तंत्र, गले, जीवा, ओष्ठ, दंत, तालु, इस तरह से जो मैं कुछ जो वायु को टकरा रहा हूं तो ध्वनियां पैदा हो रही है, तो ये क्या है? ध्वनि संकेत है। अगला है भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृक्ष से तात्पर्य है ऐच्छिक, अर्थात किसी विशेष ध्वनि किसी विशेष अर्थ में मौलिक अथवा दार्शनिक संबंध नहीं होता। उसका उपयोग करते वक्त हमें उस घटना विशेष, उस परिदृश्य विशेष को देखना होता है। तो भाषा की विशेषताओं की बात करते हैं, वो तो था भाषा के अर्थ की बात। पहला है भाषा प्रतीकात्मक है, कि प्रतीक विशेष को प्रदर्शित करने के लिए, उसका अर्थ बताने के लिए हम एक विशेष तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरा, भाषा ध्वनि में है। जैसे अब मैं ध्वनियां पैदा कर रहा हूं, भाषा क्या है? साउंड है, ध्वनियां है। भाषा का संबंध मनुष्य से है। आवाजें तो पक्षियों के पास भी हैं, पशुओं के पास भी हैं, उनकी जो भाषाएं हैं वो उन तक सीमित है। परंतु हमारी जो भाषाएं हैं वो संपूर्ण मानवता से संबंधित है, तो इसका मनुष्य जाति से लेना देना। अगला, भाषा परिवर्तनशील। कहते हैं कि कोश कोश पर पानी बदले, चार कोश पर वाणी। मतलब एक समय के बाद, एक दूरी के बाद, एक स्थानीय दूरी आपने तय की, उसके बाद वो बदल जाएगी, और जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाता है
हमारे जो दादा परदादा जो भाषा प्रयोग में लाते थे उसमें अब जाकर बहुत परिवर्तन हो गया, दोनों तरह से परिवर्तनशील है। अगला है भाषा के क्षेत्रीय सीमा होती है, जो मैंने अभी बोला था ऊपर वाला, वो यहां भी हम कर सकते हैं। कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पर वाणी, की एक क्षेत्र विशेष के बाद एक भाषा जो है उसमें बदलाव आ जाता है, एक नई भाषा आपको सुनने को मिलती है। भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है। पहले हम सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं और जैसे जैसे हम विद्वता की ओर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रौढ़ता की ओर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम ज्ञान की पराकाष्ठा की ओर जाते जाते हैं, तो हमारे शब्दावली बदलती जाती है और उसमें एक अलग तरह का बदलाव देखने को मिलता है, जो मानक और जिसको मैं क्या कहूँ कि बहुत ही परिलक्षित जो भाषा होती है उसका हम प्रयोग करते हैं। अगला है समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी जुड़े होते हैं। अगर किसी समाज का उत्थान हो रहा है तो वहां की भाषा का उत्थान होगा, और अगर किसी समाज का पतन हो रहा है तो वहां की भाषा का भी पतन होगा। क्योंकि समाज के उत्थान और पतन के साथ ये जुड़ी है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ी है। हम एक समाज का हिस्सा हैं। समाज अगर उत्थान में है तो भाषा बदली जाएगी, समाज उत्थान में नहीं है तो भाषा खराब होती चली जाएगी। अब बात करते हैं समाज क्या है। समाज शब्द संस्कृत के दो शब्दों सम एवं अज से बना है। सम का अर्थ है इकट्ठा, और एक साथ, अज का अर्थ है साथ रहना। मतलब इकट्ठे होकर एक साथ रहना जो है वो समाज कहलाता है। आप एक समूह के रूप में एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर साथ रह रहे हैं, वो समाज है। बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है। जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज, अलग अलग तरह के समाज बनाए जा सकते हैं। वो संगठित भी हो सकते हैं और वो असंगठित भी हो सकते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ लोगों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है समाज शास्त्रियों ने। जैसे ग्रीन एक समाज शास्त्री, उन्होंने बताया समाज की अवधारणा की जो व्याख्या की गई है उसके अनुसार समाज एक बहुत बड़ा समूह है, जिसका जिसको जिसका कोई भी सदस्य, व्यक्ति सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों से बना होता है। समाज बनने के जो आधार हैं वो क्या है? जनसंख्या, कि उसकी एक जनसंख्या होगी। एक अकेले आदमी समाज नहीं बनता, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं समाज बनता है। दूसरा संगठन, उनको जोड़ने की कोई नियमावली है। वो जाति हो सकती है, वो रीति रिवाज हो सकते हैं, वो धर्म हो सकता है, वो आपका काम हो सकता है, वो आपकी रुचि हो सकती है, अलग अलग तरीके हैं। समय होता है, स्थान होता है और स्वार्थ होते हैं। स्वार्थ, मैं अपने जैसी भाव, अपनी वी फीलिंग वाले लोगों के साथ रहना चाहूंगा, ये मेरा स्वार्थ है। अगला है एडम स्मिथ। मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त को कृत्रिम उपाय किया है, वह समाज है। पारस्परिक लाभ, मैं उसको ये दे दूं, वो मेरे को ये दे दे, मैं उसे ये सेवाएं दे दूं, वो मुझे ये सेवाएं दे दे। मैं यहाँ रह रहा हूं, अकेला ना रहूं, मेरे साथ एक और होना चाहिए। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक पारस्परिक लाभ के लिए एक समाज बनाते हैं, एक उपाय करते हैं, एक समूह बनाते हैं, उसको समाज का है स्मिथ के अकॉर्डिंग। डॉक्टर जेम्स ने क्या कहा है? मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है। और प्रोफेसर गिडिंग्स ने कहा है समाज स्वयं एक संघ है, यह एक संगठन है और व्यवहारों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। व्यवहारों का योग मतलब व्यवहारों का आदान प्रदान है, उससे जो लोग जुड़ते हैं वो समाज कहलाते हैं। अब बात करते हैं समाज के प्रमुख तत्व क्या हैं या विशेषताएं क्या है। पहला है, समाज की आत्मा से मनुष्य का अमूर्त संबंध है। समाज हमें दिखाई नहीं देता, परंतु समाज के बिना हम रह नहीं सकते। हमें जो भी फीलिंग आती है वो तो हमारी जाति का है, वो हमारे धर्म का, वो हमारे इस इलाके का है, वो हमारा ये है, वो है। आप जैसे जैसे भौगोलिक जो दूरियां उसमें दूर जाते जाएंगे तो आपके स्थानीय लोग आपको उतने ज्यादा अपने लगने लगते हैं। ये एक समाज की वो है। दूसरा है, समाज में हम की भावना होती है। इस भावना के अंतर्गत व्यक्तिगत में निहित होता है और यही सामाजिक बंधन को जन्म देता है। पर समाज के संपूर्ण बंधन स्वार्थपूर्ण होते हैं, ये भी कहा गया है। हम की भावना है, वी है, परंतु वी क्यों है? उसमें हमारे कुछ स्वार्थ हैं। हम उसके साथ क्यों जुड़े रहना चाहते हैं? उसमें हमारे कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, कारण होते हैं, इसीलिए हम समाज में होते हैं। समाज में समूह मन व समूह आत्मा होती है। समूह मन समूह आत्मा मतलब समाज के किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा हुआ तो हम प्राउड फील करते हैं। जैसे फेसबुक पे मैं देखता हूँ वो जो जाति है या वो धर्म है या वो वाले हैं, उनके अलग अलग
पेज बने हुए हैं, उस पे कोई शेयर करता है उनका बच्चा ये लग गया, उनके बच्चे ने ये कर लिया, उसने अच्छा काम कर दिया, तो दूर बैठे हुए हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी क्या करता है, वो देखता है कि हमारे जाति, हमारे धर्म या हमारे समुदाय समूह के लोगों ने ऐसा किया है, तो वो उसको आगे प्रमोट करता है, लाइक करता है, कुछ और करता है। ये वाली जो भावना होती है, ये मन या समूह की आत्मा होती है। अगला है, समाज में अपनी सुरक्षा की भावना पाई जाती है, इसके लिए वह अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। और समाज अपनी निजता को बनाए रखने के लिए नियम, कानून, रीति रिवाज, संस्कृति व सभ्यता को विकसित व निर्मित करता है। हर समाज की, हमारी जाति में ऐसा नहीं होता, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, हमारे समाज में लड़कियां ऐसे नहीं करती, हमारे समाज में लड़के ऐसे नहीं करते। अलग अलग समाज ने अपने कुछ नियम बनाए हुए हैं, उनके रीति रिवाज हैं जो उनकी संस्कृति के द्वारा संचालित होते हैं। तो ये हुए समाज के प्रमुख तत्व या विशेषताएं। अब बात करते हैं आगे इसी के अंदर कुछ और। समाज की आर्थिक स्थिति उसके सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। कौन सा समाज कितना विकसित होगा आर्थिक रूप से, वो निर्भर करता है कि उस समाज के जो सदस्य हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी, मतलब इसमें विविधता पाई जाती है। अगला है, समाज के जीवन एवं संस्कृति सभ्यता के कारण व्यक्तियों के आचार विचार व्यवहार मान्यताओं में एका पाई जाती है। एका वी फीलिंग, एकजुटता, संगठन की जो भावना है वो देखी जाती है, जिसे हम जीवन का सामान्य तरीके के रूप में देख सकते हैं। ये तो भाईचारे का आदमी है, ये अपनी जाति का आदमी है, ये अपने समुदाय का आदमी है, इस तरह की जो एका की भावना है वो देखने को मिलती है। समाज निश्चित उद्देश्यों को रखकर निर्मित होता है, जिसमें पारस्परिक लाभ, जिसको मैंने स्वार्थ कहा था पहले, मैत्रीपूर्ण एवं वैश्य शांतिपूर्ण जीवन आदर्श एवं कार्यों की पूर्ति आदि के रूप में देखे जा सकते हैं। समाज का निर्माण लाभ के लिए होता है, मैत्री या शांति के लिए होता है, या हमारे जो जिसको हम कल्चर कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, उसके आदर्श या कार्य कैसे हो सके इसके लिए होता है। समाज में स्थायित्व की भावना होती है, क्योंकि सभी सदस्य एक पीढ़ी से उसी समाज में आजीवन सदस्य रहते हैं, इससे समाज बना रहता है। अब जिस समाज में जिस जाति, जिस धर्म, जिस लिंग या जिस तरह के क्रियाकलाप करने वाले लोगों में मैं हूं, तो उसमें मैं उसका एक स्थायी सदस्य हूं, और उसमें एक जो स्थायित्व की भावना है वो बनी रहेगी, क्योंकि समाज जल्दी जल्दी छोड़े नहीं जाते। समाज के समूह, समाज एक समूहों के संगठन होते हैं जिनमें अन्योन्याश्रितता होती है, एक दूसरे पर वो डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं भाषा और समाज के बीच में संबंध क्या है। आप, जैसे मैंने पहले कहा, अकेले आप संवाद नहीं कर सकते, हमें संवाद करने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे एक समूह बनेगा, और समूह बनने से समाज बन जाएगा। मतलब भाषा समाज के लिए जरूरी है और समाज भाषा के लिए जरूरी है। किसी भी सामाजिक समूह का अंग बनने में भाषा एक सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति समूह के सदस्यों के मध्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की बहुत सी बातों को अपने जीवन में अपनाता है, और वह समाज के रीति रिवाजों, आदर्शों, परंपराओं एवं नियमों को सीखता है। भाषा आधार है समाज के निर्माण का। बहुभाषी समाज के अंदर आप कहीं दूर चले जाते हैं, वहां पर आपको अपनी भाषा बोलने वाला मिलता है, तो आप उसके साथ ना चाहते हुए उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं, और आप उसके अपने बन जाते हैं। भाषा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति समाज में व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता है। जो व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं, जो ज्यादा बात करने वाले होते हैं, वे समाज एवं समूह के साथियों के मध्य लोकप्रिय हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, वे सदैव शांत रहते हैं। अनेक प्रतिभाएं होने पर भी वे समाज में लोकप्रिय नहीं हो पाते। अब बात करें कि ये संबंध क्या है, तो दो तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। पहला है, भाषा समाज और लोगों को प्रभावित करती है, और दूसरा है, लोग और समाज भाषा को प्रभावित करते हैं। इन दो तरीकों से हम भाषा और समाज के बीच के संबंध को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं हम, भाषा एवं समाज के संबंध को किस किस रूप में देखा जा सकता है। तीन तरीके हैं। पहला, पहचान। मैं उस, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से, दूसरी भाषा वाले परिवेश से आता है, वो आपसे बात कर रहा है, उसके बात के उच्चारण में, स्वर में कुछ ऐसा देखने को मिलता है, तुरंत हम पूछ लेते हैं, आप सिख हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में एक अलग तरह की शैली आ गई है। एक भाषा की जो वाणी है उसके अंदर एक तरह का जो उनकी कल्चर है उसका वो रस आ गया है, तो उससे हम पहचान लेते हैं। तो वो क्या होती है, आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी हम सबको बड़ी प्रिय होती है। भाषा के माध्यम से ही बहुत से प्रांत के लोग पहचाने जाते हैं। एक प्रांत के अधिकांश व्यक्ति जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, वहां के निवासियों को उसी भाषा से पहचाना जाता है। जैसे सिंधी भाषा सिंधियों के द्वारा, पंजाबी भाषा पंजाब के लोगों के द्वारा,
कश्मीरी भाषा कश्मीर के लोगों के द्वारा, मराठी भाषा महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा, इस तरह से हम उनको पहचान लेते हैं। सामान्यतः मूल क्या है इसका? सामान्यतः व्यक्ति जिस स्थान, क्षेत्र, प्रदेश में जन्म लेता है और जो भाषा बोलता है, उनसे वह अधिक स्नेह रखता है और अपने विचारों की अभिव्यक्ति उस भाषा में अधिक सरलता से कर लेता है, जब वह अपनी भाषा को अच्छा मानता है और दूसरे प्रांत की भाषा के प्रति हेय दृष्टि रखता है। तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है, मेरी भाषा अच्छी है, ये वाली भावना प्राउड फील करवाती है, गर्व की भावना आती है और पहचान बनती है अपनी भाषा। तो पहला कारण क्या है? पहचान। और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया था, जो आजकल जिसको मैं क्या कहूं कि एक दिक्कत का विषय भी बन रहा है, जिसमें भाषाएं जो हैं वो एक अलग रूप ले रही हैं कि हमें एक अलग दर्जा दिया जाए, हमें एक अलग स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, हमारे लिए कुछ अलग अधिकार दिए जाए, इस तरह की भावना। दूसरा है शक्ति। हमें हमारी भाषाएं पावर लगने लगती है। विभिन्न प्रांतों में कितने लोग किसी भाषा को बोलते हैं, इस आधार पर उस प्रांत की शक्ति पहचानी जाती है। आंकड़े, इतने लाख लोग ये बोलते हैं, इतने लाख लोग ये बोलते हैं, इतने लाख लोग ये बोलते हैं। भाषा के आधार पर ही प्रांतीय आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। अस बोडो, आसामी और इस तरह के बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ चल रही हैं, जैसे मैंने आगे इसमें बताया भी है। भाषा के आधार पर प्रांतीय आकांक्षाएं जन्म लेती है कि हमें अलग प्रांत बनाया जाए। एक ही अगर पुराने राज्य के अंदर कई तरह की भाषाएं बोली जा रही, उनमें संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा संख्या वाले कहेंगे कि नहीं, हमें इस राज्य का हिस्सा नहीं रहना, हमें तो अलग बनना है, और वो शक्ति दिखाने लगते हैं। अलगाववादी भावना प्रांतीय आकांक्षाओं का ही प्रमुख कारण है। इसी आधार पर विभिन्न राज्यों की मांग होती है। एक भाषा भाषी व्यक्ति पृथक राज्य की मांग करने लगते हैं, जिससे वे शक्ति बन सके और राजनीति में उनका दबदबा कायम हो सके। ऐसा भारतीय इतिहास में बहुत बार हुआ और अब भी चल रहा है। जैसे खालिस्तान की बात हो रही है, गोरखालैंड की बात हो रही है, झारखंड का जो उदय हुआ वो ऐसे हुआ, उत्तरांचल का उदय हुआ वैसा हुआ। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं इसको छोटे मोटे जो राजनीतिक दल होते हैं वो इसको हवा देते हैं और वो शक्ति का रूप लेते हुए उस भाषा को अपनी पावर समझने लगते हैं। अगला है विभिन्नता, डिस्क्रिमिनेशन। भाषा के आधार पर समाज में विभिन्नता भी उत्पन्न होती है। पहचान है, शक्ति है, और तीसरा क्या है? विभिन्नता है। इससे अलगाववादी ताकतें उत्पन्न होती हैं। किसी राज्य को पृथक भाषा के आधार पर विशेष अधिकार प्रदान कराने में राजनेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस छोटी सी जो एक चिंगारी है, उसको ज्वाला बनाने में राजनेता इसका बहुत बड़ा वो काम करते हैं। विशेषकर कश्मीर को क्षेत्रीय आधार पर विशेष राज्य का दर्जा एवं सुविधाएं दी गई हैं, जो उचित नहीं है। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं निकल कर आती हैं। तो विभिन्नता भी देखने को मिलती है, जिससे टकराव होते हैं, एक दूसरी भाषा को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। देश के अंदर इस तरह की सिचुएशंस भी आती है कि भाषा के कारण बहुत सारी दिक्कतें भी सामने आती है। अब बात करते हैं अंतर संबंध क्या है। पहला, समाज। भाषा और समाज मनुष्य को जोड़ता है। मनुष्य का भावनात्मक और बौद्धिक विकास भाषा के माध्यम से होता है। आप अपने इमोशंस को शेयर करते हैं थ्रू लैंग्वेज, और बौद्धिक विकास, आपने जो कुछ सुना एक भाषा विशेष में या दो भाषा विशेष में पढ़ा, उससे आपका विकास हुआ। प्रत्येक भाषा का अपना एक समाज होता है, उसका प्रयोग मनुष्य अपने व्यवहार के लिए करता है। भाषा इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रयोग कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा, और व्यक्ति क्या सीख रहा है, ये इस पर निर्भर करता है कि वो किस परिवेश में रहकर सीख रहा है। तो भाषा मनुष्य और समाज दोनों को जोड़ती है, सामाजिक क्रिया का हिस्सा है ये। भाषा नहीं है तो समाज नहीं है। आप मौन लोगों की भीड़ के बीच में कुछ अपनेपन की भावना विकसित नहीं कर सकते। अगला है, भाषा ना हो तो आकस्मिक वस्तु है, और भाषा ना तो आकस्मिक वस्तु और ना ही खानदानी या व्यक्तिगत संपत्ति है, अचानक नहीं सीखी जा सकती, और ना ही आपको जन्म के साथ मिली। भाषा और समाज का अंतर संबंध रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भाषा और समाज में लिखा है कि भाषा समाज की संपत्ति है और वहीं से हम उसको अर्जित करते हैं और वहीं देकर भी चले जाते हैं। आपने जो कुछ सीखा, आप अपने समाज को देकर चले जाएंगे। अगला है, सामाजिक विकास के संदर्भ में ही भाषा के विकास का अध्ययन संभव है। आप समाज कैसे कैसे विकास कर रहा है, उस संदर्भ में देख सकते हैं कि भाषा किस दिशा में जा रही है। समाज में रहकर व्यक्ति स्वयं ही परिवार और समाज से भाषा ग्रहण करता है। जैसी भाषा का प्रयोग आपके इर्द गिर्द, आपकी कक्षा में, आपके आस पड़ोस में, आपकी मित्र मंडली में, आपके अध्यापक के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा किया जाता है, ज्यादातर हिस्सा आपकी वाणी का वो ही रहेगा। मनुष्य भाषा को
समाज से अनुकरण कर अर्जित करता है। भाषा पूर्णतः सामाजिक वस्तु है, ये कहने की कोशिश की गई। अगला है, समाज के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। समाज में आपसी सामंजस्य आदान प्रदान के लिए भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। भाषा के कारण ही मनुष्य और पशु को अलग अलग किया जा सकता है। भाषा विहीन समाज पशु के समान होता है। और कहीं ना कहीं अब इस दिशा में हम जा रहे हैं, जब सोशल मीडिया पर हम इन चीजों को जा रहे हैं, मौखिक संवाद कम होता जा रहा है। अगला है, सामाजिक जीवन के आधार के रूप में भाषा। जैसे हमने कहा कि जब तक आप वार्तालाप नहीं करेंगे, अपने भावों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, व्यक्ति नहीं करेंगे, विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक समाज है ही नहीं। सामाजिक जीवन ही यही है। तीसरा, सांस्कृतिक विरासत के रूप में भाषा। भाषा किसी समाज और संस्कृति का वाहक होती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है। मनुष्य शिशु के परिवार और समाज में जो भाषा बोली जाती है वह उसे सीखता है। हमें, जैसे मैंने बताया, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, नाना नानी, मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र मंडली, मेरे अध्यापक, मेरे कक्षा के जो सहपाठी हैं, उनकी देन है। तो जो संस्कृति मेरे को वहां से मिली वो मैं आगे दे रहा हूं। अगला है, सामाजिक पहचान के रूप में भाषा। जैसे मैंने अभी बताया, कुछ लोगों को हम बोलते ही पहचान जाते हैं, आप वहां के हैं, आप उस राज्य के हैं, आप ये कर रहे हैं। और वो कहां से आता है? व्यक्ति के सुर से, शब्द चयन से। जैसे ही वार्तालाप किया, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर उनके वाणी के अंदर कुछ ऐसे विशेष टोन आ जाती है या शब्द आ जाते हैं जिनसे उनकी पहचान हम कर सकते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। इससे शिक्षित समाज का भी विकास, नव निर्माण संभव है। भौगोलिक, सांस्कृतिक और व्यवहार परक विभिन्नता के कारण भाषा का प्रयोग भी सीमित व विशिष्ट होता है। इसके जरिए ही समाज भी सीमित विशिष्ट बनता है। जातीयता, प्रांतीयता का भी बोध होता है। मतलब हर समाज अपनी भाषा का निर्माण अपने तरीके से करता है। वो एक सामाजिक संपत्ति है। अगला है, सांस्कृतिक सभ्यता का संरक्षण। जैसे मैंने बताया, अभी पीछे भी पढ़ा कि हम हमारी जो समाज की, हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की जो भाषा है, उसके द्वारा हम कुछ चीजें सीखते हुए, कुछ शब्द, कुछ कलाएं, कुछ रचनाएं अगली पीढ़ी को देकर जाते हैं। इस तरह से हम हमारे कल्चर का भी जो संरक्षण है वो करते हैं, संस्कृति का संरक्षण करते हैं। अब बात करते हैं भाषा को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्व कौन कौन से हैं। 6-7 तत्व हैं। पहला है आयु के आधार पर, दूसरा है लिंग के आधार पर, तीसरा है क्षेत्र के आधार पर, चौथा है शिक्षा के आधार पर, पांचवा है आय वर्ग के आधार पर, छठा है धर्म के आधार पर और सातवां है व्यवसाय के आधार पर। अब इनको हम अलग अलग करेंगे। सबसे पहले लेते हैं आयु के आधार पर कैसे प्रभावित करती है। जैसे 4 इसमें मैंने सेगमेंट बनाए हैं। पहला है बालक बालिका, बच्चों की भाषा। वो कुछ भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा है सीख जाएगा। परंतु युवाओं की भाषा में आते ही एक बदलाव आ जाता है, वो ठीक ठाक भाषा प्रयोग करना। प्रौढ़ की भाषा मानक मानी जाती है। तेरे को ये शब्द भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं आता, आपको ये नहीं आता, इस तरह की अपेक्षाएं उनसे रखी जाने लगती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो एक मानक और बड़ी प्रतिष्ठित भाषा का प्रयोग करे। और वृद्ध की भाषा भी बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान वाली होनी चाहिए। तो आयु के आधार पर भी भाषा जो है वो प्रभावित होती है चारों अवस्थाओं के अंदर। अब बात आती है लिंग के आधार पर। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु फिर भी है। लिंग के आधार पर अध्ययन के पारंपरिक रूप में मूलतः 2 वर्ग किए जाते हैं, पुरुष और महिला। किंतु समाज के 3 लिंग होते हैं। आधुनिक काल में मानवतावाद में या सर्वसमता के प्रति बढ़ती जागरूकता ने थर्ड जेंडर, तृतीय लिंग को भी स्वीकृति दी है। तो अतः इस आधार पर बनने वाले भिन्न भिन्न आयु वर्गों के सापेक्ष इस प्रकार देखा जा सकता है। लड़कियों के जैसे क्यों बात कर रहा है? पुरुष अगर कोई ऐसी शब्दावली प्रयोग कर दे तो हम कुछ मानते हैं कि ये शब्द पुरुषों के हैं, ये महिलाओं के हैं। महिला अगर वैसे बात करने लगे तो कहेंगे कि जी ये तो पुरुष वाली बात आ गई इसमें। तो वो वाली जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आती है। अगला है क्षेत्र के आधार पर, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण क्षेत्र की भाषा अलग तरह की होगी, शहरी क्षेत्र की भाषा अलग तरह की होगी। ये अंतर देखने को मिलता है। अगला है शिक्षा के आधार पर। 3 हिस्से इसके अंदर किए गए हैं। पहला, अशिक्षित, सामान्य, गवारू, रूढ़, ज्यादातर ऐसी भाषा बोली जाएगी। शिक्षित, प्रतिष्ठित और अच्छी भाषा बोलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त, विद्वतापूर्ण, बहुत अच्छी अच्छी गूढ़ बातें बताने की कोशिश करेगा, उसके शब्दों में ये चीज झलकेगी। अगला है आय के आधार पर, उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च आय वर्ग के लोगों की जो आचार विचार है, भाषा है, वो बदलती चली जाती है अलग अलग तरीके से। उनके बात करने के तरीके बदलते हैं, उनके सिंबल साइंस बदलते हैं, उनके शब्द बदलते हैं। मध्यम वर्ग में भी सामान्यतः निम्न वर्ग से जो वार्तालाप के तौर तरीके हैं, भाषा के जो तौर तरीके हैं, वो
अलग होते हैं। तो तीनों आधार पर भाषा अलग-अलग तरह से देखने को मिलती है। अगला है धर्म के आधार पर। हिंदू धर्म के अंदर हिंदी भाषी लोगों में अलग तरह की भाषा है, मुसलमानों में अपनी अलग तरह की भाषा है, सिखिज़्म के अंदर अपनी अलग तरह की भाषा है और ईसाइयों की अपनी अलग तरह की भाषा है। इनके भाषा व्यवहार में अंतर देखा जा सकता है। अगला है व्यवसाय के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर अनेक वर्ग किए जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, दुकानदार। इनकी भाषा अलग-अलग होगी। डॉक्टर बात करेंगे अपने तरीके से, वकील बात करेंगे अपने तरीके से, शिक्षक वर्ग जो है वो अपने तरीके से बात करेगा और दुकानदार या बाकी जो व्यापारी लोग हैं वो अपने तरीके से बात करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक भाषा व समाज का संबंध। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।